हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 79, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। इससे पहले 78 ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सभी टेस्टों को कवर कीजिए, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। हर एग्ज़ाम में जो भी इलेक्ट्रीशियन बेस पे वैकेंसियाँ आती है उन सभी में। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुपों को ज्वाइन कर लीजिए, जिनके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन आता है, उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें फेराइट क्रोड इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, निम्न प्रतिरोध होता है, या उच्च प्रतिरोध, या उच्च पारगम्यता, या निम्न पारगम्यता। बताइए कौन सा आंसर होगा। जिसको भी इंग्लिश में देखना है नीचे वाले देख सकते हैं जो ब्लू कलर में है। फटाफट आंसर बताइए क्या होगा इसका। उच्च आवर्ती ट्रांसफार्मर में फेराइट क्रोड इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें हाई प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस होता है। मतलब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा अपने आप। क्योंकि उच्च आवर्ती जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें फेराइट क्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फेराइट में उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि उच्च आवर्ती पर क्या होता है, लॉस जिसको हानि बोलते हैं वो अधिक उत्पन्न करता है। यानी फेराइट में प्रतिरोध का मान उच्च होने के कारण क्या होता है, यह ट्रांसफार्मर में लोहा हानि को कम उत्पन्न होने देता है। यानी कम उत्पन्न होती है इसमें लोहा हानियाँ, जिससे कि ट्रांसफार्मर उच्च आवृत्ति पर उचित तरीके से या सही ढंग से चलता रहता है। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। अब बात आती है ट्रांसफार्मर का कोर फ्लक्स मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, आपूर्ति की वोल्टेज पर, या आपूर्ति वोल्टेज आवृत्ति और लोड पर, या आपूर्ति वोल्टेज और भार पर, या आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति पर। कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइए। ट्रांसफार्मर का कोर फ्लक्स मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी ट्रांसफार्मर का कोर फ्लक्स है वो मुख्यतः आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति पर निर्भर करेगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है, फाई बराबर में होता है वी बटा में एफ। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर। अब बात आती है 16 कुंडलियों वाले 4 ध्रुवीय जनरेटर में 2 परत लैप वाइंडिंग है, तो ध्रुव पिच क्या होगी, 32, 16, 8 या 4। बताइए कौन सा आंसर होगा। 16 कुंडलियां हैं, 4 पोल्स दे रखे हैं, जनरेटर में 2 परत लैप वाइंडिंग है, तो ध्रुव पिच क्या होगी। जल्दी से बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों कुंडलियों की कुल संख्या कितनी दे रखी है, 16। ध्रुवों की संख्या कितनी दे रखी है, पोल्स 4 दे रखे हैं। तो ध्रुव पिच बराबर क्या होता है, ध्रुव पिच बराबर में होता है चालक की संख्या, यानी चालकों की संख्या कितनी है, चालकों की संख्या बटा में पोल्स की संख्या। तो चालकों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 16 कुंडलियाँ दे रखी है, 2 परत लैप वाइंडिंग है, मतलब 16 दूनी 32 हो गया। मतलब 32 बटा में पोल्स कितने हैं, 4, भाग दिया, आया कितना आंसर 8। मतलब 8 क्या आ गया हमारे पास, ध्रुव पिच आ गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर। अब बात आती है डीसी मशीन में बला घूर्ण किसके अनुपाती होता है, फ्लक्स, आर्मेचर धारा, फ्लक्स और आर्मेचर धारा दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर होगा जल्दी से। डीसी मशीन में बला घूर्ण होता है वो किसके अनुपाती होता है दोस्तों, फ्लक्स या आर्मेचर धारा, या फ्लक्स और आर्मेचर धारा दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्लक्स और आर्मेचर धारा दोनों के। क्या होता है,
द्वारा सुनिए, डीसी मशीन होती है, उनका बलागुरण जिसको टॉर्क बोलते हैं वो फ्लक्स और आर्मेचर धारा दोनों पर निर्भर करता है। बलागुरण मतलब टॉर्क, समझे आगे होगा उसी को, बराबर में होता है के और फाई आई ए के, मतलब धारा के उसके, समझे आगे होगा उसी को, यानी आर्मेचर धारा फ्लक्स के समानुपाती होता है। यह आपको ध्यान रखना है, जब किसी भी धारावाही चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं, बलागुरण। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर। अब बात आती है डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोधों के मान क्या होते हैं, उच्च और उच्च होते हैं। मतलब अब थोड़ा ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से लिखा गया है। डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध, मतलब शंट पहले है, आर्मेचर बाद में है। तो सबसे पहले जो पूछा जाएगा वो शंट का होगा, बाद में होगा वो आर्मेचर का होगा, इसलिए क्रमशः मान लीजिए इसको। तो डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध के मान कैसे होंगे, उच्च उच्च या उच्च न्यून या न्यून न्यून या न्यून और उच्च। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब उच्च और न्यून। मतलब उच्च किसके साथ होगा, शंट प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध न्यून होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले इसका दे गया तो उच्च हो गया, न्यून बाद में हो गया। यानी डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध का मान उच्च तथा आर्मेचर प्रतिरोध का मान न्यून होता है। क्या कारण होता है, क्योंकि शंट कुंडलन होती है वो पतले तार और ज़्यादा टर्न की बनी होती है, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। पतले तार, पतला तार होगा और टर्न्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी हाई होगा। समझिए आगे होगा उसी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रट लेना। ये नोएडा मेट्रो में पूछा गया था क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, फिर आप इस ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर 1 सेकंड में निकाल पाओगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है, 2 500 किलोवाट डीसी मशीनों का परीक्षण हॉपकिंसन परीक्षण विधि से किया गया है, तो शक्ति आगत यानी इनपुट कितना होगा, 500 किलोवाट, 100 किलोवाट, 1000 किलोवाट या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको भी निकालना आता है फटाफट आंसर दीजिए। यहाँ पे एक ही नॉर्मल सा फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। जल्दी से बताइए, 2 500 किलोवाट डीसी मशीनों का परीक्षण हॉपकिंसन परीक्षण विधि से किया गया है, तो शक्ति आगत यानी इनपुट कितना होगा। तो इनपुट शक्ति कितनी देर की है, 500 किलोवाट। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रेटेड पावर होती है वो हमेशा लगभग 20% होती है, अपने आप आंसर आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनना, यानी 2 500 किलोवाट डीसी मशीनों का परीक्षण हॉपकिंसन विधि से किया गया है, तो इनका इनपुट शक्ति यानी इनपुट पावर है वो रेटेड शक्ति, मतलब रेटेड पावर का लगभग 20% होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, कितना होता है, लगभग 20% ही होगा सभी में। तो 20% होगा तो इसका मतलब इसका भी 20% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। यानी रेटिंग कितनी देर की है हमें, 500 किलोवाट, तो 500 किलोवाट का 20% निकाल दो, 500 किलोवाट इंटू 20/100, 2 0 से 2 0 काटा, 20 5 100, मतलब 100 किलोवाट आ गया। अगर यहाँ पे 1000 होता तो भी 20% हो जाता, मतलब 200 किलोवाट आंसर आ जाता। यहाँ पे 500 दे रखा है तो उसका 20% कितना हो गया, 500 का। आपको सीधा करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे सीधा 20% से उसको मल्टीपल कर दो, यानी जितना भी दे रखा है पावर उसका, यानी पावर कौन सी होगी दी गई, वो होगी इनपुट शक्ति, और रेटेड पावर हमें 20% से मल्टीपल करना है। समझे आगे होगा उसी को, यानी 100 किलोवाट इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर। अब बात आती है अंतः ध्रुव यानी इंटरपोल्स द्वारा उत्पादित MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स या चुंबकीय वाहक बल समानुपाती होता है क्षेत्र वोल्टता का, आर्मेचर धारा का, आर्मेचर वोल्टता का या क्षेत्र धारा का। बताइए कौन सा आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अंतः ध्रुव द्वारा उत्पादित MMF समानुपाती होता है
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। किसका होता है? आर्मेचर धारा का होता है। यानी इंटरपोल्स बोलते हैं तद्ध्रुव को, वो हमेशा आर्मेचर धारा के समान अनुपात में होते हैं। मतलब फाई समान अनुपाती होता है आर्मेचर धारा। आई ए से व्यक्त किया जाता है। आई का मतलब धारा होगी, ए नीचे क्यों लगाते हैं? क्योंकि आर्मेचर की धारा है। यानी चुंबकीय फ्लक्स या फ्लक्स पर जो पोल होता है उसको हमेशा फाई से प्रदर्शित करते हैं। समझे आगे होगा आप सभी को। और इसके समान अनुपात में होता है आर्मेचर धारा के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर। अब बात आती है उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण के लिए 3 कला फेज प्रेरण मोटर का, प्रेरण मोटर मतलब इंडक्शन मोटर, तो उसका सबसे उपयुक्त प्रकार कौन सा होता है? स्लिप रिंग, स्क्वेरल केज, डबल केज या डीप बार स्क्वेरल केज? कौन सा आंसर होगा बताइए। उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण के लिए 3 कला फेज प्रेरण मोटर का सबसे उपयुक्त प्रकार कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लिप रिंग मतलब ए। कैसे होगा? थोड़ा ध्यान से सुनना, समझे आ जाएगा। उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण यानी स्टार्टिंग हाई टॉर्क के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो रोटर प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यानी जो रोटर होता है घूमने वाला भाग, उसके रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है टॉर्क समानुपाती होता है रोटर के रेजिस्टेंस पर, यानी जो रोटर होगा उसके रेजिस्टेंस पर। समझे आगे होगा आप सभी को। तो स्लिप रिंग मोटर के रोटर का प्रतिरोध अधिक होने के कारण उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो अधिक होता है। इसलिए इसका स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ के समय में बाहरी प्रतिरोध जोड़ने से क्या होता है? रोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे कि मोटर का जो आरंभिक बलाघूर्ण होता है वो भी समान रूप में बढ़ता है। समझे आगे होगा आप सभी को। उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण के लिए 3 कला फेज प्रेरण मोटर का सबसे उपयुक्त प्रकार कौन सा है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर। अब बात आती है तुल्यकालिक गति पर प्रेरण मोटर की स्लिप कितनी होती है? 1 होती है या 0 होती है या 0.5 या 2? ये फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है जो भी इलेक्ट्रीशियन बेस पे वैकेंसी आती है। बताइए कौन सा आंसर होगा। तुल्यकालिक गति पर यानी सिंक्रोनस स्पीड पर इंडक्शन मोटर की जो स्लिप होती है वो कितनी होती है? तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी 0 होती है, क्योंकि तुल्यकालिक गति पर प्रेरण मोटर की स्लिप 0 होती है। प्रेरण मोटर में तुल्यकालिक गति पर स्टेटर और रोटर के बीच, यानी एक तो होता है स्टेटर जो स्थिर भाग होता है, और एक होता है रोटर जो कि घूमने वाला होता है। उन दोनों के बीच में जो सापेक्ष गति होती है उसकी बात की गई है। जो सापेक्ष गति होगी उसकी बात की गई है, वो हमेशा 0 होती है, जिस कारण मोटर की स्लिप का मान एस मतलब स्लिप एन एस माइनस एन आर, मतलब स्लिप निकालनी है एन एस यानी स्टेटर और रोटर घुमाएंगे तो मतलब 0 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वोल्टाइक सेल में एनोड निम्न में से किस धातु का बना होता है? जिंक का, कॉपर का, कार्बन का या निकल का? वोल्टाइक सेल की बात की गई है तो उसमें एनोड होता है। एनोड मतलब पॉजिटिव सिरा, कैथोड होता है नेगेटिव। तो कौन सी धातु का बना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कॉपर का बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी वोल्टाइक सेल कांच के बर्तन का बना होता है वैसे, जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भरा होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कॉपर की जो छड़ होती है वो तो एनोड के रूप में, एनोड के रूप में किसकी? कॉपर की। और अगर बात की जाए कैथोड के रूप में यानी माइनस टर्मिनल, वो किसका होता है? वो होता है हमेशा जिंक का। ये आपको ध्यान रखना है, किसका होता है? जिंक का।
तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के टेस्ट के। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके डेली लाइव क्लासेस के बारे में। जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कितने % अच्छी लगी, 100% या 90%, 70%, 50%, जिस प्रकार से आप रेटिंग देना चाहो आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में टाइप करके, जिससे कि हमें भी हौसला बढ़े, हम भी आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएँ।